मान लीजिए अगर आप, अभी मैं डिस्कस करूंगा, मान लो फूड इंडस्ट्री पे आप गए, तो ये अपना इनपुट एग्रीकल्चर से लेगा और अपनी मशीनों के लिए सर्विस सेक्टर को भी अटैच कर लेगा। इसका मतलब है कि जो इंडस्ट्री की जॉब होती है वो इकोनॉमी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब ब्रिटेन में जब वहां पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो आपने क्या देखा, इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक क्रांति के बाद अचानक से ब्रिटेन का चेहरा हमेशा के लिए बदल गया। वो अपने ट्राइबल कल्चर से निकलते हुए बहुत बड़ी ताकत के रूप में कन्वर्ट हो गया। जिन जिन कंट्रीज में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुए या इंडस्ट्रीज प्रॉस्परस हुई, आपने देखा उसकी ज्यादा से ज्यादा आबादी की पर कैपिटा इनकम में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया। इंडिया के साथ यही सबसे बड़ा फेलियर हमें देखने को मिला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। सो हम पढ़ते तो हैं, एनसीईआरटी में ये बातें नहीं लिखी हैं, पढ़ते हैं क्या रे इंडस्ट्री 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 के इतने पार्ट हैं, ये प्राइमरी सेकेंडरी दुनिया भर की बातें करते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर यूपीएससी में आप जा रहे हो तो आपके लिए वाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों हो रहा है? बिकॉज दिस क्रिएट लॉजिक एंड लॉजिक क्रिएट नॉलेज। वाई क्रिएट लॉजिक एंड लॉजिक क्रिएट नॉलेज, और नॉलेज आपकी सक्सेस का बेस है। मेरी इस लाइन को याद रखना आज से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर जब तक वाई के साथ आप नहीं जोड़ोगे तब तक आप लॉजिक की तरफ नहीं जाओगे, लॉजिक की तरफ नहीं जाओगे तो कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा, कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा तो यूपीएससी तुम्हारा नहीं है। ये बात आप मान के चलना। क्लियर है दोस्तों? तो हम यहां से एक एक पॉइंट को, मेरी आदत है मैं बाल की खाल जरूर निकाल लेता हूं। नेक्स्ट वन, आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेगमेंट पे हम लोग देखते हैं कि आगे हमारे पास और क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट मूव ऑन। तो अब इसका हमें मतलब समझना है कि डेरिवेटिव इंप्लॉयमेंट ये व्युत्पन्न रोजगार उत्पन्न करता है, यानी ये सबसे बड़ी बात है, इंप्लॉयमेंट को बढ़ाने का काम करेगा। इट विल इंक्रीज इंप्लॉयमेंट, राइट। ये रोजगार को बढ़ाने का काम करेगा और रोजगार के बढ़ते ही क्या होगा, पुअर्टी जो होगी, गरीबी। एम्प्लॉयमेंट इज व्हाट? एम्प्लॉयमेंट की परिभाषा क्या होती है? इट इज अ वे टू रीडिस्ट्रीब्यूट द इनकम, यानी कि ये आय के वितरण का साधन है। वे टू रीडिस्ट्रीब्यूट द इनकम। अगर किसी के पास कुछ है तो वो आम तक कैसे पहुंचेगा? मैं नौकरी कर रहा हूं, 10,000 की नौकरी है तो मुझे 10,000 रुपए प्राप्त हुआ ना। अब 10,000 रुपए लेकर मैं मार्केट में जाऊंगा, अपने लिए सामान खरीदूंगा, अपनी जो है वो डिमांड क्रिएट करूंगा। सो क्या होगा कि आप जैसे जैसे इंप्लॉयमेंट इंक्रीज करते जाओगे, पुअर्टी अपने आप, गरीबी कम होती चली जाएगी। और किसी भी राष्ट्र के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम फॉर एनी कंट्री, दैट इज अ पुअर्टी रिडक्शन। पुअर्टी सबसे बड़ा दुश्मन है। पुअर्टी हर चीज में जो है वो सबसे बड़ा नुकसान करती है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टैट है, डायरेक्ट स्टैट है कि आप पुअर्टी रिडक्शन करते जाइए। वे ऑफ लाइफ, लिविंग स्टैंडर्ड और सब कुछ अपने आप बढ़ता जाएगा। गरीबी का मतलब ही होता है वंचना, गरीबी का मतलब ही होता है एक्सक्लूजन। मेरे पास मकान नहीं है, खाने का नहीं, कपड़े नहीं है, मैं जो है वो अस्पताल नहीं जा सकता, मेरे बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ सकते। इट्स ऑल अबाउट पुअर्टी। पुअर्टी मींस फ्रीडम ऑफ चॉइस का ना होना, वंचना का होना। तो अगर आप वंचना से बचा ले जाते हो, आप जो है उसको एक्सक्लूजन से इंक्लूड कर ले जाते हो, दैट्स एवरीथिंग। यही तो किसी भी राष्ट्र का मुख्य जो है लक्ष्य होता है। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो यही है। क्लियर है? अब सवाल है कि ये हमारे लिए क्या काम करता है। भारत में अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कभी बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हो नहीं पाया। अभी भी आप देखो, हम आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, फलाना ढिकाना करते रहते हैं, लेकिन आज भी हमारी थर्स्ट बहुत ज्यादा है, हम बहुत ज्यादा उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं, राइट। तो अगर हम बात करें तो कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय में उद्योग का, मैन्युफैक्चरिंग का क्या योगदान है। क्लियर है? कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान 27% ऑफ द जीडीपी, जीडीपी के 27% पर, 27%, जीडीपी के लगभग 27%, 27-28%, ये आगे पीछे होता रहता है, बट दैट इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट। तो मीनिंग इज कि यूपीएससी कभी एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं पूछेगा। इसका मतलब ये कम है। क्यों कम है, ये एक डिबेटेबल इश्यू है। तो इसमें भी बात करें, 70% जो जीडीपी का है वो मैन्युफैक्चर यानी विनिर्माण के पास है, यानी सकल घरेलू उत्पाद का 70% विनिर्माण के पास है, और 10% के अंदर माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी और अदर एक्टिविटीज हमारी आ जाती हैं, जो इंडस्ट्रियल पार्ट होता है, यानी कि खनन का कार्य हो गया, विद्युत उत्पादन हो गया 10%। याद रहेगा, 27% ऑफ जीडीपी कॉन्स्टिट्यूट विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, 17% मैन्युफैक्चरिंग, 10% जो है वो अदर एक्टिविटीज, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? देन आगे बढ़ते हैं हम लोग, काफी कुछ करना है। लेट्स स्टार्ट इट। कि जब हम किसी इंडस्ट्री को डिस्कस करते हैं, तो इंडस्ट्री को जब डिस्कस करते हैं तो इसमें हमारे पास सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज क्या है, मतलब जो है वो हमारे उद्योगों का वर्गीकरण क्या हो सकता है, उद्योगों के वर्गीकरण के क्या क्या आधार हमारे पास उपलब्ध हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले लिखो हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी उद्योगों का वर्गीकरण, बहुत महत्वपूर्ण है, उद्योगों का वर्गीकरण लिखिए।
अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात करते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यानी कि कृषि आधारित उद्योग। अच्छा, भारत चूंकि कृषि प्रधान देश है, जो एग्रीकल्चर डोमिनेंस कंट्री है, तो यहां पर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री शुरुआती दौर से, आज से नहीं, ये अंग्रेजों के समय से या उससे पहले भी इसका हमारे पास जो है डोमिनेंस रहा। इस इंडस्ट्री को इनपुट कहां से मिलता है? तो एग्रो बेस्ड लिखो, लिखते जाओ साथ साथ, ठीक है। दैट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी कृषि आधारित उद्योग। इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द एग्रीकल्चर, ये जो है कृषि से अपना आगत प्राप्त करता है, कृषि से अपना इनपुट यानी आगत प्राप्त करता है। तो जैसे कल मैंने आपको बताया था विभिन्न प्रकार की फसलें कौन कौन सी इंडस्ट्री हैं, जैसे कॉटन इंडस्ट्री, ठीक है, कपास उद्योग, वुलन इंडस्ट्री, ठीक है, वुलन इंडस्ट्री, ऊन उद्योग, जूट इंडस्ट्री, जूट उद्योग, रबर इंडस्ट्री, रबर उद्योग, जैसे आप साउथ में जाओगे केरल साइड में, शुगर इंडस्ट्री, चीनी उद्योग, चाय उद्योग, जितने भी हमारे एग्रीकल्चर बेस्ड हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट हमारी इंडस्ट्री होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री यानी कि खनिज आधारित उद्योग। लिखते जाओ तेजी से और इसको रिवाइज करते जाओ क्योंकि इसके अगले पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, तो बेसिकली इस इंडस्ट्री को हम लोग जो है वो रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री भी कहते हैं, यानी कच्चे माल आधारित उद्योग, बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल। कि रॉ मटेरियल कहां कितना उपलब्ध है, इसके लिए ज्योग्राफी के साथ नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ज्योग्राफी और इकोनॉमी यहां मैच करती है कि कौन कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में भारत में लोहा, कोयला, जस्ता, तांबा, टिन, ये सब हमारे पास अवेलेबल है। क्लियर है दोस्तों? तो दिस इज द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आपके साथ लेकर आना पड़ेगा। तो मिनरल यानी खनिज आधारित उद्योगों में बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल, यानी कि ये रॉ मटेरियल बेस होता है। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी चीजें इसमें आएंगी, जैसे आयरन एंड स्टील। इफ यू डिस्कस अबाउट दैट, तो दैट इज आयरन एंड स्टील। यहां पर क्या होगा? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो इसको बड़े पैमाने पर, अभी मैं इसको और एलेबोरेट भी करूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट उद्योग हो गया। सीमेंट उद्योग हो गया, एल्यूमिनियम उद्योग हो गया, ठीक है, सीमेंट, एल्यूमिनियम, ये प्रमुख उद्योग हो गए जो मिनरल बेस्ड चलते हैं, जिनको खनिजों की आवश्यकता पड़ती है। ये रॉ मटेरियल अपना जो है सेगमेंट इसको डेवलप करते हैं। क्लियर है? चले आगे, नेक्स्ट मूव ऑन। अगला कंज्यूमर इंडस्ट्रीज यानी उपभोग आधारित उद्योग, राइट, उपभोग आधारित। तो उपभोग आधारित की अगर हम बात करें तो उपभोग आधारित में अगर हम सेगमेंट देखेंगे कंज्यूमर बेस, जैसे आप जो डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे ब्रेड हो गया, शुगर हो गया, आपका आटा हो गया, ये सारी इंडस्ट्री वो जो होती है जिसको आप कंज्यूमर एंड पॉइंट पे, इसके बाद ये आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। कोई ऐसी सिलाई मशीन हो गई, तो इसका मतलब हो गया कंज्यूमर इंडस्ट्री, यानी कि उपभोग आधारित उद्योग हो गया। लिखो कंज्यूमर बेस, उपभोक्ता आधारित उद्योग। अगला है कोर इंडस्ट्री। कोर इंडस्ट्री भारत की विकास में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज नोन एज कोर इंडस्ट्री, इसको हम लोग कोर इंडस्ट्री के रूप में जानते हैं। तो कोर इंडस्ट्री यानी कि इसको कोर उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो कोर उद्योग वो जो होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जो बेसिकली हमारी पूरी इकोनॉमी का आधारभूत तथ्य बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। कौन कौन सी इंडस्ट्री हो गई जो भारत की विनिर्माण, भारत की अवसंरचना के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है? मान लो स्टील इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कोल हो गया, जिनके बिना भारत का विकास अवरुद्ध हो सकता है। जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा, उसकी वित्तीय सुरक्षा, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कोर इंडस्ट्री में हम अगले पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने ये देखा स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, राइट, ये सारा जो है हमारा सेगमेंट यहां पर रन कर रहा है। आगे आ चलते हैं। भारत के निर्माण के लिए अगला कुछ होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी कि लघु उद्योग। लघु उद्योग कहा जाता है इसमें, चूंकि डाटा चेंज होता रहता है कि भाई आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एक्चुअली क्या होता है, ये जो इंडस्ट्री होती है बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखो लघु उद्योग के रूप में लिखें, लघु उद्योग। तो इसमें आप 1 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट, इन्वेस्ट अप टू द 1 करोड़ रुपीज। बट इंपॉर्टेंट कुछ और है, ये बेसिकली क्या होता है, ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही होती है। इसमें क्या होता है, बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, बहुत बड़ी तकनीक का इस्तेमाल नहीं होता, बहुत ज्यादा पूंजी नहीं लगाई जाती। तो ये क्या होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट होता है, जो ग्रास रूट लेवल पे आपके गांव, देहात, कस्बे में, ये जो आसपास के क्षेत्रों में जो ये जो है रोजगार देते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। यानी ये एक तो ये बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज का यूज नहीं करते, दूसरा ये जो ग्रास रूट लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगली कैटेगरी हमारी हो गई स्मॉल स्केल, यानी ये कैपिटल बेस है, कितनी पूंजी आप लगा रहे हैं, ठीक है, हाउ मच इन्वेस्ट यू आर इन्वेस्टिंग यूर हेयर, राइट।
चलिए नेक्स्ट, अगला है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यानी कि बड़े पैमाने पर। अच्छा, इसकी हमारे यहां बहुत ज्यादा उपयोगिता नहीं बन पा रही है। अगर हम अमेरिका, उसकी चाइना की बात करें तो चाइना का मॉडल आपको पता है, कितने लोग चाइना का मॉडल जानते हैं? ठीक है, चाइना का, आखिर चाइना इतना ताकतवर कैसे हुआ? चाइना आज जो है इकोनॉमी ऑफ स्केल पे कैसे काम करता है? पूरी दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, चाइना इज नोन एज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसा कैसे हुआ कि दुनिया में सबसे ज्यादा साइकिलों वाला देश जो है आज दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का मालिक बन बैठा, इतना ज्यादा प्रोडक्शन करने लगा? चाइना जिसको कॉपी कैट कहा जाता था कि वो किसी की भी नकल कर लेता था और अपने यहां बना लेता था कबाड़ सा, आज वो दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का मालिक कैसे बना? डेफिनेटली तुम्हारे दिमाग में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा। और इसका जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, हमारे यहां लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो होती है, जैसे मान लीजिए आपने कोई बड़ा बड़ा उद्योग लगा दिया, ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट जब आप करें, लार्ज स्केल इंडस्ट्री बना रहे हैं। बट हमारे अभी भी हम चाइना के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं, बहुत ही हमारे यहां कम जो है वो उद्योग हो रहा है। इसका कारण है एक उनका मॉडल होता है, ठीक है, मैं इसको बहुत डिटेल में क्लास में पढ़ाता हूं, लेकिन आपको यहां इंट्रोडक्शन दे दूं। दे हैव फिश बोन मॉडल। जब मैंने उसकी जो है वो फिश बोन मॉडल वो यूज करते हैं, राइट। तो फिश बोन के केस में क्या होता है? फिश बोन के केस में यहां पर डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी कि वो लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल दोनों को वेल डेवलप कनेक्ट कर लेते हैं। लार्ज स्केल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए कंपोनेंट सप्लाई करती है। यानी कि अगर कोई एक मोबाइल है फॉर एग्जांपल, तो इसके अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग जगहों पे बन रहे होंगे जहां पर कॉस्ट कम होती है, और फिर वो उसको एक सबसे बड़ी दुनिया की असेंबली लाइन चाइना के पास है, उसको एक असेंबली लाइन पे डालते हैं और वहां पर क्या होता है, वो मैन्युफैक्चर होकर ये पूरी दुनिया के पास बिकने के लिए चला जाता है। जब तक हम तैयारी कर रहे होते तब तक चाइना वाले सामान बनाकर पूरी दुनिया को बेच देते हैं। फिश बोन स्ट्रक्चर यहां पर वो क्रिएट करते हैं और इस तरह से उनकी जो कनेक्टिविटी है उनको दुनिया का फैक्ट्री बनाती है। वो इतना सस्ता सामान इतने बड़े स्केल पर क्रिएट कर देते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं। उनकी फर्म्स ऐसी हैं जहां 2-2 लाख कर्मचारी एक ही छत के नीचे काम कर रहे होते हैं। और हमारे यहां क्या है? हमारे यहां इन दोनों में कनेक्टिविटी नहीं है। लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल दो स्कैटर्ड सेगमेंट्स में काम करते हैं। भारत सरकार की परिभाषाएं भी इतनी गजब है कि आपका दिमाग घूम जाएगा कि हम अगर इंडस्ट्री में नहीं डेवलप कर पाए, जैसे एक बच्ची ने पूछा कि हम इंडस्ट्री में आगे क्यों नहीं जा पाए, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमारी पॉलिसी बहुत ही जबरदस्त तरीके से डिस्टर्ब रही है। हम समझ ही नहीं पाए कि हमें करना क्या है। क्लियर है दोस्तों? इसके बारे में मैं आगे एनसीईआरटी क्लास के बाद बात करूंगा। नेक्स्ट वन, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है जिसकी मालिकाना हक, जिसकी ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है, राइट। दिस इज नोन एज पब्लिक सेक्टर, यानी कि जो है वो लोक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। दैट इज ऑपरेट बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा जिसका नियंत्रण होता है। जैसे मान लो भेल हो गया, सेल हो गया, गेल हो गया, जो सरकार की, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो सरकार का निकाय होता है। और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर जैसा आप जानते हैं कि दैट इज ओन्ड बाय द प्राइवेट ऑनर, प्राइवेट जो है प्रोपराइटर, किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जब उसका जो है यानी कि लोग जो होते हैं उसका पे अपना मालिकाना हक रखते हैं। मान लो मेरी फर्म है तो मैं उसका मालिक हूं, तो फॉर क्या हुआ? दैट इज नोन एज प्राइवेट सेक्टर फर्म। तो ये उसके रूप में हमारे सामने आती है दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है। वो तो हमने एक डाटा को देखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी इंडस्ट्री की अवस्थिति, यानी वो उसकी लोकेशन, उसकी स्थापना कहां की जा सकती है, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण बातें होती है। यहां से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आए हुए हैं, मेंस में भी और प्री में भी। चलिए हम शुरू करते हैं। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि हम जो है वो औद्योगिक जो है स्थानों के बारे में बात कर रहे हैं। औद्योगिक स्थान, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन, इंडस्ट्रियल लोकेशन यानी मेरी इंडस्ट्री कहां होनी चाहिए कि जिससे ये प्रॉस्परस हो सके, जिससे ये आगे बढ़ सके। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द रॉ मटेरियल। ये हमेशा कच्चे माल, नंबर 1 याद रखिएगा, शुरू करिए इसको लिखना, ठीक है। कच्चे माल पर निर्भर करती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये रॉ मटेरियल पर डिपेंड होती है। सबसे पहला कि कच्चा माल उद्योग के लिए सबसे जरूरी है। दूसरा कहता है लेबर, श्रमिक जो होता है, सस्ता श्रमिक, आसानी से उपलब्ध श्रमिक, इसका दूसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है। एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ध्यान से आपको करना है। तीसरा, आपको पूंजी कहां मिल जाएगी, कैपिटल, पूंजी कहां मिल जाएगी, राइट। और चौथा जो है वो, अगर बड़े उद्योग हैं तो उसको पावर यानी शक्ति की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो कोल की पावर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की पावर हो, हाइड्रो पावर हो यानी जल शक्ति हो, शक्ति का होना बहुत जरूरी है। और सबसे अगला महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, बाजार कहां उपलब्ध है, मार्केट जहां पर मुझे अपना सामान बेचना है। तो ये कंपोनेंट्स आपको सबसे प्राइम कंपोनेंट के रूप में आएंगे। सबसे पहले रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल आपको चाहिए, उसके बाद आपको श्रमिक चाहिए, सस्ते श्रमिक चाहिए, कुशल श्रमिक चाहिए, अकुशल श्रमिक चाहिए,
आपके जो है इंडस्ट्री के नेचर पे है। इसके बाद आपसे पूछता है पूंजी कितनी लग रही है, कैपिटल कहां है आपके पास, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट पूंजी हो चाहे वो सरकारी पूंजी हो। इसके बाद पावर यानी शक्ति की बात करता है, और फिर उसके बाद कहता है मार्केट। ये कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इनका हमेशा ये आरोही या अवरोही क्रम नहीं, याद रखिएगा। दिस इज नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, बिकॉज कई इंडस्ट्री का नेचर बदलता रहे। अभी मैं आपसे वही बताऊंगा। सम इंडस्ट्री नीड्स रॉ मटेरियल फर्स्ट, उनको कच्चा माल पहला चाहिए, किसी को जरूरत पड़ेगी पावर की और किसी को जरूरत पड़ेगी सबसे पहले मार्केट की। याद रखिएगा सभी का ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, बी केयरफुल अबाउट दैट, राइट।